अध्याय 16 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंग ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्ण या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया त्याग कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्गी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम, गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्गी अमोनेटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्गी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निष्पंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों 16.1 मानव उत्सर्जन। वृक्कों की आधारी मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और यूरिक अम्ल उत्सर्गी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में ये संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आदिवृक्क, प्रोटोनेफ्रीडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लैटीहेल्मिंथ, चपटे कृमि जैसे प्लानेरिया, रोटिफर, कुछ एनेलिड, सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सिस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदिवृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित हैं। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैल्पिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा, प्रॉन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। 16.1 मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। चित्र 16.1। वृक्क सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10-12 सेकंड मी, चौड़ाई 5-7 सेकंड मी, मोटाई 2-3 सेकंड मी तथा भार लगभग 120-170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्केव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है जिसे वृक्कीय द्रोणी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। चित्र 16.1 मानव का उत्सर्जन तंत्र। अधवृक्क ग्रंथि। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बटीनी स्तंभ कॉलम्स ऑफ बटीनी कहते हैं। चित्र 16.2। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। चित्र 16.3। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनी का अफ्रंट आर्टेरियोल से बनी केशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी का एफ्रंट आर्टेरियोल द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैल्पिगिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पसल बनाते हैं। चित्र 16.4।
बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें अवरोही व आरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय द्रोणी में खुलती हैं। वृक्काणु को वृक्क कणिका, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणु को वल्कुटीय वृक्काणु, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सांद्र मध्यांश वृक्काणु, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। चित्र 16.5। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनलिकीय केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय वृक्काणुओं में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होती है। 16.2 मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिकाओं द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छीय या गुल्कीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100-1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन कराता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधारी झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या छिद्र, स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा का प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकला अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण के लिए करती है, जो वृक्कीय रक्त का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो ये समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरणार्थ, निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na जोड़ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्कनणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। चित्र 16.5। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H जोड़, K जोड़ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि ये शारीरिक तरल आयनों व अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखती है। 16.3 वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70-80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरल के pH तथा आयनी संतुलन को हमेशा बनाए रखने के लिए H और अमोनिया आयनों का निस्यंद में स्रवण और HCO3 का पुनरावशोषण करती है। हेनले लूप आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। ये भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। ये नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु डाइल्यूट होता जाता है।
दूरस्थ सम्मिलित नलिका DCT विशिष्ट परिस्थितियों में Na और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं HK और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। संग्रह नलिका ये लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा H और K आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। चित्र 16.5 स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाय मेडुलेरी इंटरस्टेशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 MOSM लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 MOSM लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमय किया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। चित्र 16.6 हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। 16.5 वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि, गुच्छीय उपकरण GAJ और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राही रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होते हैं। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास, मूत्रलता, डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रेरित होकर प्रतिड्यूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रवण का निरोध करती है। ADH वृक्क के कार्यों को रक्तवाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। GAJ का जटिल नियमन का भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्तदाब GFR में गिरावट से GAJ कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेसिनोजन को एंजियोटेसिन 1 और बाद में एंजियोटेसिन 2 में बदल देती है। एंजियोटेसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकर्णक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में नाजोड़ तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों में अधिक रक्त के बहाव से अलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक ANF स्रवित होता है। ANF से वाहिका विस्पारण, रक्त वाहिकाओं का विस्पारण। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करता है। 16.6 मूत्राण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप ये संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1-1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है।
मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय pH 6 होता है। pH 6 औसतन प्रतिदिन 25-30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कसौटियां जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति। कीटोनूरिया मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। 16.7 उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 मिलीलीटर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन ये ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? (16.8) वृक्क विकृतियां। वृक्कों की कुक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। ये वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्तपोहन द्वारा होता है। रक्तपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और ये ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संघटन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। ये विधि संसार में यूरिमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतया निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता को दूर करती हैं। रीनल कैल्कुलाई, वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि। ग्लोमेरोनेफ्राइटिस, गुच्छशोथ, वृक्क के गुच्छशोथ की प्रदाहकता।